हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में और इसमें हम रविंद्रनाथ टैगोर जी के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे जो कि किसी भी परीक्षा के लिए भारत में किसी भी परीक्षा के में यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे बाहर नहीं प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, आप सरकारी नौकरी के लिए कोई भी परीक्षा देते हो, अगर वहां पे हिस्ट्री से रिलेटेड प्रश्न आता है तो इंडियन हिस्ट्री में कुछ पर्सनालिटीज हैं, हिस्टोरिक पर्सनालिटीज हैं, उनसे क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन रहते हैं, हर एक पेपर में रहते हैं। ठीक है, अगर हम इंडियन हिस्टोरिक पर्सनालिटीज को अगर हम देखें, समराइज करें या इकट्ठा करें तो लगभग 25-30 पर्सनालिटीज ही हैं जिनसे कि परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जाता है। तो ये जो सीरीज है, ये जो श्रृंखला है, इस श्रृंखला के अंतर्गत हिस्टोरिक पर्सनालिटीज के अंतर्गत हम लोग इन 25-30 पर्सनालिटीज के बारे में हम लोग बिल्कुल विस्तार से पढ़ेंगे और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आप यहां से एक बार पढ़ लेंगे किसी के भी बारे में, चाहे जिस भी पर्सनालिटीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उससे बाहर किसी भी परीक्षा में प्रश्न नहीं आएगा अगर उस टॉपिक से प्रश्न आता है तो। ठीक है, तो इस आधार पे हम लोग इतनी गहराई से पढ़ेंगे इसको कि आप टेट से लेके आईएएस तक की परीक्षा में यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अगर कोई ऐसा प्रश्न है कि जो आना चाहिए तो आपको वह आएगा और यहीं से मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के बारे में। तो महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि पूर्व की बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अगर हम जन्म की बात करें तो 7 मई 1861, ठीक है, कलकत्ता में इनका जन्म हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 7 अगस्त 1941 कलकत्ता में ही हुई थी। इनके पिता देवेंद्रनाथ टैगोर जी थे। देवेंद्रनाथ टैगोर जी, जब आप ब्रह्म समाज के बारे में पढ़ते हैं तो वहां पे देवेंद्रनाथ टैगोर जी का नाम आता है। तो ये देवेंद्रनाथ टैगोर जी वही है, ब्रह्म समाज से संबंधित नेता है। रविंद्रनाथ टैगोर जी का विवाह 1883 में जिस साल की इल्बर्ट विल विवाद हुआ था उसी साल हुआ था मृणालिनी देवी जी से। ठीक है, और ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी का जो टैगोर परिवार था, ये बंगाली पुनर्जागरण में इस परिवार का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इनके बड़े भाई थे द्विजेंद्र नाथ टैगोर जी। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के बड़े भाई थे, ये एक दार्शनिक थे और कवि थे। और जो आप इंडियन हिस्ट्री में बहुत बार यह प्रश्न पूछा जाता है कि सिविल सेवा में, इंडियन सिविल सेवा में शामिल होने वाला पहला जो भारतीय है वह कौन है, तो वो रविंद्रनाथ टैगोर जी के दूसरे भाई थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। तो ये सत्येंद्र नाथ टैगोर इन्हीं रविंद्रनाथ टैगोर जी के भाई थे। ठीक है, अब रविंद्रनाथ टैगोर जी को हम लोग क्या और किन किन नामों से जानते हैं? ठीक है, तो गुरुदेव कहते हैं, कवि गुरु कहते हैं, विश्व कवि कहते हैं या विश्व कवि कहते हैं, बंगाल का बाढ़ भी कहते हैं। ये 4-5 इनके उपनाम हैं। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी के ये उपनाम है, यहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ये थे क्या? असल में ये थे क्या? तो बंगाली कवि भी रहे, एक अच्छे उपन्यासकार भी रहे, ये एक कुशल चित्रकार रहे, दार्शनिक रहे और ये शिक्षाविद भी रहे। ठीक है, अब हम इनके बारे में बहुत विस्तार से देखते धीरे-धीरे चले जाएंगे। अगर हम बात करें कि इनकी उपलब्धि, एक महत्वपूर्ण उपलब्धि ये है कि इन्होंने जो वेस्टर्न सोसाइटी है वहां पे भारतीय कल्चर को बहुत अत्यधिक प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। ठीक है, महात्मा गांधी के ये बहुत अच्छे मित्र भी थे, महात्मा गांधी के बहुत अच्छे मित्र थे और इन्होंने चंपारण सत्याग्रह के पश्चात, चंपारण में सफल सत्याग्रह के पश्चात महात्मा गांधी को सम्मान स्वरूप, महात्मा मतलब इसके पहले गांधी जी का जो नाम था मोहन दास करमचंद गांधी के नाम से ये जाने जाते थे, इसी चंपारण सत्याग्रह के बाद इन्होंने मोहनदास करमचंद गांधी जी को सम्मान के साथ महात्मा संबोधित किया। उसके पश्चात ये जो है सामान्य नाम हो गया महात्मा गांधी, लोक नाम हो गया, इनका लोक प्रचलित नाम हो गया। ठीक है, ये इनका मानना था रविंद्रनाथ टैगोर जी का कि जो विविधता में एकता है यह भारत के राष्ट्रीय एकीकरण का एकमात्र संभव तरीका है कि भारत की विविधता में एकता बनाई जाए। भारत की जो विविधता है उसको एकीकृत करके ही हम भारत का राष्ट्रीय एकीकरण कर सकते हैं, यही एक संभव तरीका है, यह मानना था रविंद्रनाथ टैगोर जी का। ठीक, टैगोर जो थे भारतीय पुनर्जागरण और तात्कालिक यूरोपीय परिस्थितियों से प्रभावित थे। तात्कालिक यूरोपीय परिस्थितियों मतलब वहां पे जो हम कह सकते हैं जो औद्योगिक क्रांति हुई थी या फिर जो पुनर्जागरण के फलस्वरूप जो यूरोप में तमाम परिवर्तन हुए थे उनसे ये बहुत प्रभावित थे। ठीक है, और भारतीय पुनर्जागरण से भी ये प्रभावित थे। 1929 और 1937 में इन्होंने, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था। विश्व धर्म संसद में भाषण दिया था 1929 और 1937
1937 में, ठीक है। विवेकानंद जी ने कब भाषण दिया था विश्व धर्म सम्मेलन या विश्व धर्म संसद ने में आप हमें कमेंट के द्वारा बता सकते हैं। अच्छा, इन्होंने लगभग 2000 से अधिक गीतों की रचना करी और जिस संगीत के आधार पे उन गीतों को गाया जाता था उसको रविंद्र संगीत का नाम दिया गया है, रविंद्र संगीत का नाम दिया गया है। बंगाली गद्य और कविता के आधुनिकीकरण के लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी उत्तरदायी हैं, ठीक है। तो बंगाली गद्य और बंगाली कविता का इन्होंने आधुनिकीकरण किया, यह ध्यान रखना है। अब अगर बात करें कि इनकी पहली जो कविता थी वह 8 वर्ष की उम्र में लिखी हुई थी और 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने प्रकाशित किया था। तो इनका उस समय पेन नेम क्या था, पेन नेम छद्म नाम क्या था, तो भानु सिम्हा। तो भानु सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है रविन्द्रनाथ टैगोर जी को। किस नाम से जाना जाता है, भानु सिम्हा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। अच्छा, इन्होंने भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को क्या किया है, कलमबद्ध किया है, इनकी उपलब्धि है। भारत और बांग्लादेश के राष्ट्रगान को क्या किया है, कलमबद्ध किया है। और ऐसी मान्यता है, इतिहासकारों में ऐसा विचार है, एक सामान्य विचार है कि जो श्रीलंका का राष्ट्रगान है वह भी इन्हीं के विचारों से प्रेरित होकर लिखा गया है, ठीक। अगर हम बात करें अपने राष्ट्रगान की, जनगण मन राष्ट्रगान है और राष्ट्रगीत क्या है ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो जो राष्ट्रगान है हमारा जनगण मन, यह मूल रूप से बांग्ला में लिखा गया था, ठीक है। और राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद, ठीक है। ये प्रश्न जो है, ये वाला प्रश्न एक विकल्प के रूप में ये वाला पॉइंट आया हुआ था यूपीएससी के पेपर में, यूपीएससी आईएएस या सीएससी के पेपर में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में जो अनुवाद किया था वह रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने ही किया था। और कहाँ किया था, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली शहर में, आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले के मदनपल्ली शहर में इन्होंने राष्ट्रगान का, मूल राष्ट्रगान का बांग्ला से अंग्रेजी में अनुवाद किया था, ठीक है। और इसी जो है कि जो इनके द्वारा लिखा गया राष्ट्रगान है जनगण मन, यह संविधान सभा के द्वारा कब 24 जनवरी 1950 को आधिकारिक रूप से राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है। 1901 में रविंद्रनाथ टैगोर शांति निकेतन गए और शांति निकेतन में एक आश्रम की स्थापना करी 1901 में। और 1921 में विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करी। क्यों? क्योंकि पारंपरिक तरीके से जो शिक्षा दी जाती थी उसमें बदलाव लाने के लिए, ठीक है। विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना कब करी गई थी, तो 1921 में करी गई थी। और 1951 में इसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया था। यह एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, विश्व भारती विश्वविद्यालय, जिसके जो चांसलर है वह भारत के प्रधानमंत्री हैं। तो इस हिसाब से भी महत्वपूर्ण है, भारत का एकमात्र ऐसा विश्वविद्यालय है, ठीक है। और हमें ध्यान रखना है कि अगर प्रश्न आपसे पूछे कि विश्व भारती विश्वविद्यालय के कुलपति कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे पहले कुलपति रविंद्रनाथ टैगोर जी थे। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पुत्र थे, ठीक है। अच्छा, स्थापना किसने किया, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने किया। इनके पहले जो है कुलपति कौन थे, पहले कुलपति थे आपके रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पुत्र रविन्द्रनाथ टैगोर जी। अगर हम लेखन की शुरुआत करें मतलब आधिकारिक तौर पे एक करियर के रूप में लेखन की शुरुआत करें, तो इनकी जो पहली रचना थी वह 1877 में 1877 में भिखारड़ी इन्होंने लिखा था। और भिखारड़ी क्या था, एक लघु कथा थी। भिखारड़ी क्या थी, एक लघु कथा थी। इनकी जो सबसे प्रमुख रचनाएं कई हैं, लेकिन जिसके लिए रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल पुरस्कार मिला था वह रचना थी इनकी गीतांजलि थी। क्या थी, गीतांजलि थी। यह एक काव्य रचना है, ध्यान रखना है, यह क्या है, एक काव्य रचना है, ठीक है, एक काव्य रचना है। 1910 में इसकी रचना करी गई थी और वर्ष 1913 में इनको साहित्य के लिए, इस रचना के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था। और 1913 में जब इनको नोबेल पुरस्कार मिला तो यह पहले गैर यूरोपीय थे और एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता यह थे। कौन, रविंद्रनाथ टैगोर जी पहले गैर यूरोपीय भी थे और एशिया के प्रथम नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति भी बने यही, ठीक। अच्छा, W.B. येट्स ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को क्या कहा है, आधुनिक भारत का एक उत्कृष्ट एवं रचनात्मक कलाकार कहा है। क्या कहा है, आधुनिक भारत का एक उत्कृष्ट एवं रचनात्मक कलाकार कहा है W.B. येट्स ने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, ठीक है। अच्छा, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को वर्ष 1915 में का
1915 में किंग जॉर्ज पंचम ने क्या करी, नाइटहुड की उपाधि दी। यह प्रश्न भी, यह फैक्ट भी या यह प्रश्न भी यूपीएससी आईएएस के परीक्षा में पूछा जा चुका है। जो भी चीज पूछे जा चुके हैं अब तक के परीक्षा में, चाहे किसी भी परीक्षा में, वह आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। भविष्य में यहीं से प्रश्न बनेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है कि जानकारियां बहुत सारी हैं, लेकिन कुछ ही चीज परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होती है। हम सारा यहाँ पे कवर करेंगे कि आपका छोटे से लेकर बड़ी परीक्षा भी यहाँ से कवर हो जाए, ठीक है। इस सीरीज के अंतर्गत जो हम लोग पर्सनालिटीज, हिस्टोरिक पर्सनालिटी का ये जो सीरीज है, इसमें हम लोग ये पहला सेशन देख रहे हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी पे, ठीक है। अच्छा, तो वर्ष 1915 में जो ब्रिटेन के किंग थे, ब्रिटिश किंग जॉर्ज पंचम थे, इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी। और ये नाइटहुड की उपाधि 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इसको विरोध में क्या कर दी, वापस कर दी। तो यह प्रश्न भी पूछा गया है। अगर हम इनके कुछ महत्वपूर्ण कथनों के बारे में देखें कि जो कि परीक्षाओं में यूपीएससी में तो नहीं पूछा जा सकता, लेकिन पीसीएस वगैरह में पूछा जा सकता है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाते हैं, नेट वगैरह में पूछे जाते हैं, टीजीटी पीजीटी में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं पीसीएस के दृष्टिकोण से कि केवल खड़े होकर और समुद्र को निहारने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते। कहने का मतलब यह है कि आप केवल विचार करने से, केवल ख्वाब देखने से आप वो चीज पूरा नहीं कर सकते, उसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। तो केवल खड़े होकर और समुद्र को निहारने से आप समुद्र पार नहीं कर सकते, ये इनका महत्वपूर्ण कथन है। एक बच्चे को अपनी शिक्षा तक सीमित न रखें, क्योंकि वह किसी अन्य समय में पैदा हुआ था। कहने का मतलब यह है कि अपनी शिक्षा किसी व्यक्ति पर न थोपे, अपने समय की परंपराओं को न थोपे, अपने समय की प्रथाओं को न थोपे, क्योंकि कोई व्यक्ति आपसे आगे आपकी अगली पीढ़ी है, ठीक है, तो वह अपने समय में पैदा हुआ है, वह अपने समय की तकनीकी विकास के समय में पैदा हुआ, अपने समय के साहित्यिक विकास, अपने समय के परंपरागत विकास के समय में पैदा हुआ, जो कि निश्चित तौर पे आपसे अलग होगी। तो उसे आप अपने समय तक सीमित न रखें, जिससे कि वह कूपमंडूक न हो जाए, ठीक है। ये कहना चाहते हैं, दूसरा कथन है इनका। तीसरा कथन है कि मैं आशावादी का अपना संस्करण बन गया हूं। अगर मैं इसे एक दरवाजे से नहीं बना सकता तो मैं दूसरे दरवाजे से जाऊंगा, या मैं एक दरवाजा बना दूंगा। कहने का मतलब है कि आशावाद, अपने अंदर सकारात्मक विचार इतना रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में आप किसी भी समस्या को समाधान करने की स्थिति में हो, आप में वो हौसला हो कि आप किसी भी परिस्थिति को आसानी से समाधान कर लेंगे उसका, ठीक है। वर्तमान कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, कुछ बहुत अच्छा आएगा। ये इनका अगला स्टेटमेंट है, वर्तमान कितना भी अंधकारमय क्यों न हो, कुछ बहुत अच्छा आएगा। हम अपनी स्वतंत्रता संघर्ष को भी देख सकते हैं कि किसी उम्मीद थी कि 190 सालों तक शासन करने वाले जो अंग्रेज हैं, ब्रिटिश हैं, वह इतने समय बाद चले जाएंगे, ठीक है। परिस्थितियां ऐसी बन गई थी कि कई बार तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि यह असंभव सी चीज है, लेकिन जब समेकित प्रयास हुए, जब सब लोगों ने साथ मिलकर आंदोलन किया, तो बहुत लोगों को लगा, बहुत लोग और जुड़ते चले गए इसी आशा में कि नहीं, कुछ अच्छा होगा, देर लगेगी लेकिन कुछ ना कुछ होगा, ठीक है, देश में बदलाव आएंगे, ठीक है। अगला इनका है कि तथ्य अनेक है पर सत्य एक है। तथ्य क्या है, अनेक है पर सत्य एक है। अब हम जैन धर्म के बारे में अगर बात करें तो जैन धर्म में है एक अनेकांतवाद है, ठीक है। उसमें कहा गया है कि एक ही वस्तु है, किसी वस्तु को अलग अलग लोग अलग अलग नजरिए से देखते हैं और उसमें अलग अलग सत्य पाते हैं, ठीक है, अलग अलग तथ्य पाते हैं। तो उसमें है ना कि 7 अवस्थाएं होती हैं सत्य की, तो वही बात है कि सत्य एक है और उसके तथ्य अनेक हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं मेंस परीक्षा के दृष्टिकोण से कहां से प्रश्न आएंगे और आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कहां से, ठीक है। अब ये तो हम तथ्य देख लिए, तथ्य थोड़ा इसके अंदर भी आएंगे, थोड़ा और आएंगे, लेकिन अभी हम यहाँ पे देखेंगे अब मेंस के दृष्टिकोण से। अंतरराष्ट्रवाद पर इनका विचार क्या था रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, तो ये विश्व बंधुत्व के हिमायती थे। वसुधैव कुटुंबकम हमारी परंपरा है, उसी से विश्व बंधुत्व निकलता है, तो ये विश्व बंधुत्व के प्रबल हिमायती थे। इसलिए इन्होंने राष्ट्रवाद की बजाय अंतरराष्ट्रवाद की पुरजोर क्या करी थी, वकालत करी थी, ठीक है। क्यों? क्योंकि विश्व बंधुत्व के हिमायती थे और राष्ट्रवाद के ऊपर अंतरराष्ट्रवाद को रखते थे।
मानवतावाद पे इनका विचार क्या था? इन्होंने मानवतावाद को भी राष्ट्रवाद के ऊपर रखा। तो क्या-क्या राष्ट्रवाद के ऊपर रखा? अंतरराष्ट्रवाद और मानवतावाद। ये कहते थे कि उपनिवेशवाद हो गया, नस्लवाद हो गया और उग्र राष्ट्रवाद, ये क्या है? मानवता का दुश्मन है। मानवतावाद को हमेशा देशभक्ति एवं राष्ट्रवाद से ऊपर इन्होंने रखा। इसीलिए, इसी कारण इन्होंने सशस्त्र विद्रोह एवं क्रांति सहित किसी भी प्रकार के हिंसक आंदोलन का खुलकर विरोध किया। ठीक है? तो किसी भी प्रकार का हिंसक आंदोलन के ये समर्थक नहीं थे, क्योंकि ये मानते थे कि देशभक्ति और राष्ट्रवाद, ठीक है, ये मानवतावाद का दुश्मन है, मानवतावाद का दुश्मन है। ठीक है? और राष्ट्रवाद और उपनिवेशवाद, नस्लवाद, उग्र राष्ट्रवाद, ये सब मानवतावाद के दुश्मन है। देशभक्ति और राष्ट्रवाद हमेशा अंतरराष्ट्रवाद के नीचे ही रहेगा। अंतरराष्ट्रवाद को जो है ये प्रभावित करता, दुष्प्रभावित करता है। इसलिए हमें अंतरराष्ट्रवाद पे बल देना चाहिए, विश्व बंधुत्व पे बल देना चाहिए, मानवतावाद पे बल देना चाहिए, जिससे कि एक वसुधैव कुटुंबकम की जो संकल्पना है वो साकार रूप ग्रहण कर सके। अब राष्ट्रवाद का ये विरोध क्यों करते थे? अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि चूंकि अभी नेशनलिज्म की बात बहुत अधिक होती है, तो आखिर इतने बड़े कवि, इतने बड़े विद्वान व्यक्ति, इतने बड़े शिक्षाविद, ठीक है, ये राष्ट्रवाद का विरोध क्यों करते थे? इनका राष्ट्रवाद पर विचार क्या था? इनका जो मायने था कि राष्ट्रवाद के दो बुनियादी तत्व हैं। इनके जो व्यक्तिगत विचार थे राष्ट्रवाद पे, ठीक है, मानवता और स्वतंत्रता। राष्ट्रवाद के क्या बुनियादी तत्व है रविन्द्रनाथ टैगोर जी के अनुसार? मानवता और स्वतंत्रता। और ये तीन आधारों पे राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं। वे आधार कौन कौन से हैं? पहला कि राष्ट्र राज्य की आक्रामक नीति। राष्ट्रवाद जो होता है वह किसी भी राष्ट्र, नेशन स्टेट या राष्ट्र राज्य की एक आक्रामक नीति का, एग्रेसिव पॉलिसी का परिणाम होता है। प्रतिस्पर्धी वाणिज्यवाद की अवधारणा, प्रतिस्पर्धी वाणिज्यवाद की अवधारणा। राष्ट्रवाद जो कुछ भी होता है, राष्ट्रवाद में होता है हम सर्वोपरि हैं, सबसे ऊपर, सुपीरियर वह अपने आप को बताता है। चाहे कोई भी परिस्थिति हो, राष्ट्र उसमें सुपीरियर है। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, इंस्टीट्यूशन महत्वपूर्ण है। ठीक है? प्रजातिवाद, राष्ट्रवाद के कारण प्रजातिवाद का भी जो वो होता है, अभी जैसे हिटलर वगैरह में क्या हुआ था, मतलब नस्लवाद को बढ़ावा मिलता है। ठीक है? उनका राष्ट्रवाद तो इस स्तर पे पहुंच गया था कि जो जर्मन है या जो वो है आपके हिटलर हो गए, मतलब कि जो आपके देश वाले हैं, ठीक है, जो आपके देश वाले हैं वही सर्वश्रेष्ठ हैं। वो अपने आप को आर्य मानते थे और वो कहते थे कि नहीं, हम जो है कि विश्व पर शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। ठीक? अच्छा, इसी कारण ये आलोचना करते हैं, जो राष्ट्रवाद की आलोचना करते हैं, इसका मुख्य विषय ये है, मुख्य तौर पे अगर हम देखें तो राष्ट्रवाद में मानवतावाद को अनुपस्थित है। राष्ट्रवाद में क्या है? मानवतावाद अनुपस्थित है और इसीलिए यह जनता के स्वार्थ का उपकरण बन गया है। मानवतावाद है ही नहीं, ठीक है, राष्ट्रवाद में मानवतावाद है ही नहीं, इसलिए यह स्वार्थ का जो है एक इंस्टीट्यूशन बन गया है, एक उपकरण बन गया है। ठीक है? अगर हम आगे बात करें कि टैगोर जी जो थे वह राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद की अतिवादी संकल्पना के मुखर विरोधी थे, इसलिए उन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन से दूरी बनाए रखी। ये अपने यूपीएससी के परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है कि ये क्यों राष्ट्रीय आंदोलन से दूरी क्यों इन्होंने बनाया? क्योंकि ये राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद की अतिवादी संकल्पना, ध्यान रखना है, अतिवादी संकल्पना के विरोधी थे। ठीक है? इसलिए रहे। लेकिन ऐसा नहीं है कि राष्ट्रीय आंदोलन से इन्होंने दूरी बनाए रखी तो इसका मतलब वो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उदासीन थे। नहीं, वो राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति उदासीन नहीं थे, बल्कि ये अतिवादी संकल्पना से दूर रहते थे। ठीक है? अतिवादी हिंसा से दूर रहते थे। ठीक है? यहाँ पे हमने देखा कि किसी भी प्रकार की विद्रोह, क्रांति या हिंसा का इन्होंने विरोध किया। अब देखिए उन्होंने समर्थन कैसे किया, राष्ट्रीय आंदोलन का समर्थन कैसे किया। अगर बंगाल विभाजन के बाद हम देखें तो उन्होंने बंगाली आबादी को एकजुट करने के लिए बांग्लार माटी बांग्लार जोल, मतलब बंगाल की मिट्टी बंगाल का पानी नामक गीत लिखा। स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने आमार सोनार बंगला गीत के द्वारा बंगाली एकता को आगे बढ़ाया था। ठीक है? स्वदेशी आंदोलन के पक्ष में जब इन्होंने भाग लिया तो राखी उत्सव या रक्षाबंधन दिवस मनाने का जो सुझाव इन्होंने दिया था, यह मतलब आज भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, यह परीक्षाओं का बहुत प्रिय प्रश्न है रविन्द्रनाथ टैगोर जी से। ठीक है? देते सुझाव दिया और उस आंदोलन में भाग लिया और आत्मशक्ति आंदोलन चलाया। इसी स्वदेशी आंदोलन के समय बंगाल विभाजन के विरोध में आत्मशक्ति आंदोलन चलाया था।
1911 में कांग्रेस के अधिवेशन में भी उन्होंने भाग लिया था। 1911 के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लिया था। और ध्यान रखना है कि ये भी कभी भी कांग्रेस के ये चेयरपर्सन या चेयरमैन ये नहीं बन पाए थे, ठीक है, कभी नहीं बने थे किसी भी अधिवेशन में, ठीक। 1919 में जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ तो अपने नाइटहुड और सर की उपाधि इन्होंने त्याग दी थी। अपने भाषण और लेखों के माध्यम से ये ब्रिटिश सरकार के दमनकारी स्वरूप की सदैव भर्त्सना करते थे, सदैव आलोचना करते थे। असहयोग आंदोलन के समय देखिए, अब हम लोगों ने क्या देखा, स्वदेशी आंदोलन देखा, हम लोगों ने यहाँ पे स्वदेशी आंदोलन देखा, मतलब बंगाल विभाजन संबंधित। अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन में इनकी क्या भूमिका है। तो असहयोग आंदोलन के समय ये वैचारिक रूप से ये तो उसका समर्थन करते थे, लेकिन जो असहयोग आंदोलन में विदेशी वस्त्र जलाए जाने की जो बात हुई थी, इसका इन्होंने विरोध किया और इन्होंने एक संज्ञा दिया इसको निष्ठुर बर्बादी। निष्ठुर बर्बादी, ठीक है। इन्होंने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया वैचारिक रूप से, लेकिन उसमें जो विदेशी वस्त्र जलाए जा रहे थे उसका विरोध किया इन्होंने और निष्ठुर बर्बादी बोला। इन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी समर्थन किया था, ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी समर्थन किया था। तो चलिए, बहुत सारी चीजों पे हम लोगों ने बात किया, विस्तार से बात किया, थोड़ा कॉन्सेप्ट पे भी बात किया, फैक्ट पे भी बात किया। अगर आप के पास किसी भी परीक्षा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो आपने सही पढ़ा है, आपने आपके परीक्षा में जो प्रश्न आते हैं वह प्रश्न यहाँ से कवर हो पाए हैं कि नहीं हो पाए हैं। तो इसका सबसे आसान तरीका है कि अगर आपके पास किसी भी प्रीवियस ईयर परीक्षा का, किसी भी परीक्षा का अगर आपके पास पीवाईक्यूज सीरीज हो तो आप खोलिए और आप वहां पे ढूंढिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी से जो संबंधित प्रश्न पूछे गए हैं वो इस सेशन से सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। अगर सेशन से सॉल्व हो रहे हैं तो निश्चित तौर पे जो है कि आप हमें सपोर्ट करिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।